हेलो दोस्तों, मैं लोकेश शाह फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कल हमने पिछले वीडियो में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था, उससे पिछले वीडियो में उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था। अब है समसीमांत उपयोगिता। इसके अन्य नाम हैं गोसेन का द्वितीय नियम। क्योंकि गोसेन ने इसे प्रतिपादित किया था पहले, इसलिए गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। अच्छा, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, वो गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। और ये गोसेन का द्वितीय नियम, इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, इसे आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं, और इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब हम इसकी का स्पष्टीकरण दें कि ऐसा नाम क्यों रखा। तो यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता, सम मतलब बराबर, सीमांत उपयोगिता बराबर करनी है। एक उपभोक्ता के पास अपनी निश्चित आय है, उसे वह विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। इस प्रकार से व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। अगर इस प्रकार विवेकशील तरीके से वह अपनी आय का आवंटन करता है तो उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रत्येक विवेकशील उपभोक्ता जो है वो अपनी आय को सदैव इस प्रकार से व्यय करने का प्रयास करता है कि उसे अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस कारण से वह इस नियम का उपयोग करता है। यहाँ पर मान लो यदि दो वस्तुएं हैं, x और y दो वस्तुएं हैं, तो उसको किस प्रकार से या कब तक व्यय करना है? जब तक कि MUX = MUY न हो जाए, मतलब x की सीमांत उपयोगिता और y की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, तब तक उसे अपनी आय का आवंटन दोनों वस्तुओं में करना है। इसे हम उदाहरण द्वारा भी आगे समझेंगे। अगर ज़्यादा वस्तुएं हैं, मान लो n वस्तुएं हैं, तो पहली वस्तु की दूसरी, तीसरी, चौथी और n वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए, इस प्रकार से अपनी आय का आवंटन करना है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता क्या है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। अब यहाँ पर मान्यताएं लेते हैं। मान्यताएं क्या मान ली हैं इन्होंने पहले से ही कि उपभोक्ता विवेकशील है। ये प्रश्न आता है, बोर्ड में भी देखा गया कि उपभोक्ता की विवेकशीलता, रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर रैशनल होता है, विवेकशील होता है। क्या मतलब है इसका? अर्थात वह इतना विवेकशील है या अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, अधिकतम उपयोगिता, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरा है उपयोगिता मापनीय, कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है, उसे अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरी मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर। ये हमको ध्यान में रखना है कि जैसे अंतिम रुपया जो व्यय किया गया है उसकी उपयोगिता, अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि 1 रुपया जो मैं उस वस्तु पर व्यय कर रहा हूँ, उस वस्तु का उपभोग करने पर मुझे जो उपयोगिता मिलेगी वही उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है। अगला है वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती हुई। इट मीन्स सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। नेक्स्ट है विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं परस्पर असंबद्ध, अर्थात यहाँ पर वस्तुओं को स्वतंत्र माना गया है। तो प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं भिन्न भिन्न होती हैं। फिर है वस्तुएं छोटी इकाइयों में विभाज्य, वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, ये इसमें मान्यता है। अगला है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, वस्तु की कीमत
ये सभी चीज़ें जो हैं वो स्थिर होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमने मान लिया है और ये हमारी मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं जिंदा रहने पर ही हमारा ये नियम जिंदा रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। इस नियम की व्याख्या दो रूप हैं हमारे पास, एक तो प्राचीन व्याख्या है और एक आधुनिक व्याख्या है। सर्वप्रथम हम प्राचीन व्याख्या लेते हैं जो मार्शल द्वारा दी गई है। इनमें ये माना गया है, ये तो मान्यताएं है ही, साथ में इन्होंने ये माना है कि वस्तुओं की कीमत समान होती है। ये ड्रॉबैक है, इसी के कारण अगली व्याख्या आई। इन मार्शल ने ये माना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें समान होती हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा भी अभी स्पष्ट करेंगे। यदि दो वस्तुएं हैं तो संतुलन की जो शर्त है वो है MUX = MUY। अगर 3 होती तो MUX = MUY = MUZ, n होती तो यही बात है। तो ये प्राचीन व्याख्या है, इसमें कहीं कीमत को फॉर्मूले में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि कीमतों को समान माना गया है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि x वस्तु की कीमत PX प्राइस ऑफ x 1 रुपया है, PY प्राइस ऑफ y गुड ये है 1 रुपया, और उपभोक्ता की आय M मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसे हमने माना है 7 रुपीज़। ये हमने पहले से मान लिया है और अब एक टेबल बनाया है। वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5 है। x वस्तु की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता MUX हमने लिखी है, देखिए घटती हुई है, हमने पहले मान्यता में ले ही लिया है। y वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUY ये भी घटती हुई है। इन दोनों से हमने ये डायग्राम बनाया है। क्योंकि ये घट रही है इसलिए ऋणात्मक ढाल वाले MUX और MUY वक्र बने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 7 रुपया उपभोक्ता किस प्रकार से खर्च करे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए, उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। अब हम पहला रुपया, 7 रुपये में से पहला रुपया कहाँ खर्च करें? X वस्तु पर अगर पहली इकाई खरीदते हैं 1 इकाई तो 15 की उपयोगिता मिलती है, 15 यूटिल, और Y वस्तु पर खर्च करेंगे तो 10। तो हम पहला रुपया कहाँ व्यय करेंगे? X वस्तु पर 15 यूटिल लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो कम मिल रही है। अब 1 रुपया तो व्यय हो गया X वस्तु पर, दूसरा रुपया कहाँ व्यय होगा? यदि दूसरा रुपया मैं X वस्तु पर ही खर्च करता हूँ तो 12 यूटिल उपयोगिता मिलती है, और यदि 1 रुपया मैं Y पर खर्च करता हूँ तो यहाँ पर तो 10 है तो 12 अधिक है, तो दूसरा रुपया भी यहीं पर व्यय होगा। अब तीसरा रुपया जो है हमें व्यय करना है, वो अगर मैं X पर व्यय करता हूँ तो 9 यूटिल हमें उपयोगिता मिलती है, और अगर तीसरा रुपया मैं Y पर खर्च करता हूँ तो हमें 10 यूटिल मिलती है, तो तीसरा रुपया Y पर खर्च होगा। चौथा रुपया हमें कहाँ खर्च करना? चौथा रुपया यदि Y पर खर्च करते हैं तो 8 और X पर खर्च करते हैं तो 9, तो चौथा रुपया 9 यहाँ पर खर्च होगा व्यय। अब है पांचवा रुपया कहाँ व्यय करना? पांचवा यदि X पर खर्च करते हैं तो 6 और Y पर खर्च करते हैं तो 8, तो पांचवा रुपया Y पर खर्च होगा। हम लिख भी देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अब छठा रुपया, हमारे पास 7 रुपये हैं। छठा रुपया अगर हम X पर खर्च करते हैं तो 6, Y पर खर्च करते हैं तो भी 6, तो हम कहीं पर भी खर्च करते हैं यहाँ पर छठा रुपया व्यय कर दिया। अब सातवां, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो सातवां रुपया यहाँ आ गया। हमारे जो आय है 7 रुपये की वो व्यय हो चुकी है और हमने विवेकपूर्ण तरीके से हर रुपये को व्यय किया है। हम ये देखते हैं कि MUX मतलब X वस्तु की जो अंतिम इकाई है कौन सी? X वस्तु की 4 इकाई हम खरीदें, 4 इकाई पर MUX कितना है? 6 यूटिल। Y वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीद रहे हैं, इस पर MUY कितना है? MUY
6 यूटिल, दोनों में बराबर हो गया, नियम सिद्ध हो गया और कुल उपयोगिता भी अधिकतम होगी। कुल उपयोगिता कैसे निकालें कि इस प्रकार व्यय करने से कुल उपयोगिता कितनी हुई? तो कुल उपयोगिता अगर हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, सिग्मा MU। इट मीन्स पहले रुपये की उपयोगिता प्लस दूसरे की उपयोगिता प्लस तीसरे की उपयोगिता प्लस चौथे की उपयोगिता प्लस 5वें रुपये की उपयोगिता प्लस 6ठे रुपये की उपयोगिता और प्लस 7वें रुपये की उपयोगिता। इस प्रकार से ये कुल उपयोगिता जो आएगी वो अधिकतम आएगी। इसके अलावा अगर 1 रुपया भी यदि यहाँ 6 से हटाकर 3 पर खर्च करता या यहाँ 6 से हटाकर यहाँ पर खर्च करता तो कुल उपयोगिता जो है वो इससे कम ही होती। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर अपनी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? उपयोगिता हमने प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर लिख दिया x और y वस्तुओं की, तो ये लिखने से हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 66 यूटिल। अब यदि एक भी रुपये को इधर से उधर हमने पुनरावंटन किया तो टोटल 66 से कम ही आएगी। ये इस प्रकार से आवंटन करने से कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई। ये हमारी प्राचीन व्याख्या है। अब हम इसमें लेते हैं आधुनिक व्याख्या। अब बी में हम लेते हैं आधुनिक व्याख्या। इस नियम की आधुनिक व्याख्या J.S. बोल्डिंग द्वारा की गई। आधुनिक व्याख्या क्यों की गई? क्योंकि जो प्राचीन व्याख्या है उसमें वस्तुओं की कीमतें समान मान ली गई थी। तो बोल्डिंग का ये कहना है कि वास्तविक जगत में कभी भी वस्तुओं की कीमतें समान नहीं होती हैं, सभी वस्तुओं की कीमतें समान नहीं होती हैं। तो उन्होंने केवल इतना ही डिफरेंस किया कि वस्तुओं की कीमतें भिन्न भिन्न होती हैं, बाकी सारी तो बातें वही हैं। और अब जो संतुलन की शर्तें हैं वो ये 2 शर्तें दी गई हैं। पहले हमारा था सीमांत उपयोगिता समान हो जाए, इट मीन्स MUX इक्वल टू MUY, इतनी ही संतुलन की शर्त थी मार्शल की। बोल्डिंग ने कहा नहीं, केवल सीमांत उपयोगिता को समान नहीं करना है, हमको भारित सीमांत उपयोगिता को समान करना है। इट मीन्स जो वस्तुओं की कीमतें हैं उन कीमतों को भी वेटेज देना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु की कीमत का भाग दिया जाता है, तो इसे भारित सीमांत उपयोगिता कहते हैं। X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता कैसे होगी? MUX ओपन PX। Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता कैसे? तो Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत का भाग देते हैं, MUY ओपन PY। तो जब हम पहले MUX और MUY को इक्वल कर रहे थे, वहां पर अब हम भारित सीमांत उपयोगिता को समान कर रहे हैं। यदि हम केवल 2 ही वस्तुएं लेते हैं तो MUX ओपन PX इक्वल टू MUY ओपन PY, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बजट प्रतिबंध, अर्थात उपभोक्ता को अपनी आय की सीमा में रहकर वस्तुओं पर व्यय करना है कि उसकी आय भी पूर्ण रूप से व्यय हो जाए और उसे अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो जाए। तो दूसरा है हमारा बजट प्रतिबंध PX QX, मतलब x की मात्रा इंटू x की कीमत इंटू x की मात्रा प्लस y की कीमत इंटू y की मात्रा। ये x पर किया गया व्यय और ये y पर किया गया व्यय, दोनों का जो कुल व्यय है वो उपभोक्ता की आय M के बराबर होना चाहिए। ये बजट का प्रतिबंध है। और इस प्रकार से यदि इन दोनों शर्तों को लागू करते हुए अपना व्यय करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यही उपभोक्ता का संतुलन कहलाएगा। इसे हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x की कीमत 2 रुपया है, PX 2 रुपया, y की कीमत 3 रुपया है और उपभोक्ता की जो आय है वो 12 रुपया हमने मानी है। अब पहले की तरह ही वस्तु की इकाइयां 1 2 3 4 5 6, x की उपयोगिता घटती हुई है, y की उपयोगिता भी घटती हुई है। ऐसा तो हमने पहले वाले उदाहरण में भी किया था। नए कॉलम 2 बने हैं। अब हमको MUX MUY को इक्वल नहीं करना है, भारित सीमांत उपयोगिता को इक्वल करना है। तो हमने MUX ओपन PX अर्थात इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया MUX को, तो ये वैल्यू आ गई। MUY को हम
3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। अब ये दोनों तो कितने बिंदुओं पर इक्वल हो रहे हैं, देखिए आप 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बिंदुओं पर संतुलन है। तो फिर पहली शर्त तो इतने बिंदुओं पर हो रही है, अब हमको देखना पड़ेगा कि दूसरी शर्त कहाँ पूरी हो रही है। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए तो ही संतुलन होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा बजट तो 12 रुपये का है, 12 रुपये को ही हमको व्यय करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ये 6 और 6 पर संतुलन कर लें तो यहाँ पर 2 इकाई हुई, 2 का खर्चा कितना हुआ, 2 × 2 4 रुपया, और 1 का खर्चा हुआ 3, तो 4 और 3 7, हमारे पास तो 12 रुपये हैं। चलो आगे चलते हैं, 5 और 5 पर देखते हैं। इस 5 के लिए हमको 1 2 3 इकाइयां एक्स की खरीदनी पड़ेंगी, तो खर्चा कितना हुआ, 3 × 2 6 रुपया, और इसकी 1 और 2 इकाई खरीदनी है, 2 का खर्चा कितना हुआ, 2 × 3 6 रुपया, 6 और 6 12 रुपया। हमारी आय भी पूर्ण रूप से व्यय हो गई। इट मीन्स हमको संतुलन यहाँ मिलेगा, उपभोक्ता को एक्स वस्तु की 1 2 3 इकाइयां और वाई वस्तु की 2 इकाइयां खरीदनी है, तभी उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी और दोनों शर्तें भी पूरी हो रही है। देखिए एक्स वस्तु की 3 इकाई, वाई वस्तु की 2 इकाई पर दोनों शर्तें पूर्ण हो रही हैं। पहली ये शर्त है, ये अनुपात इक्वल है, वो अनुपात कितने पे, 5 पे संतुलन आ रहा है, इसलिए हमने 5 लिखा है। दूसरी शर्त हमारी ये जो है, इसमें हमने सारी वैल्यू रखी है, हमारी px 2 है, py 3 है, m 12 है, ये सारी वैल्यू रख दी है। x की मात्रा qx 3 और y की मात्रा qy 2 है, ये हमने रख दिया, ये भी शर्त पूरी हो गई है। इस प्रकार से ये हमारा ये जो दूसरी व्याख्या है वो भी यहाँ पर पूर्ण हुई है, इसकी ये दो शर्तें हैं। अब हम लेते हैं नियम का महत्व और नियम की सीमा। नियम का महत्व लेते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। पहला है उपभोक्ता के व्यय का आदर्श आधार, बचत एवं उपभोग के मध्य आदर्श आवंटन। जैसी मेरी निश्चित जो आय है उसमें से मैं उपभोग पर व्यय कितना करूं और बचत कितना करूं कि उपभोग की सीमांत उपयोगिता बचत की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। उपभोक्ता के व्यय का आदर्श आधार, जैसे मैं विभिन्न वस्तुएं खरीद रहा हूं अपनी सीमित आय से, तो प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए उस प्रकार से मुझे आय का आवंटन करना है। तीसरा है उत्पादन में साधनों का आवंटन, श्रम की कितनी इकाइयां लगाएं, पूंजी की कितनी इकाइयां लगाएं, श्रम की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता समान हो जाए तब तक उनकी इकाइयां हम उत्पादन में लगाएंगे, ये भी आवंटन का आधार हो गया। फिर है विनिमय के क्षेत्र में उपयोगी, वस्तुओं का जो विनिमय होता है वो भी तब तक करना है जब तक कि उनकी सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए। फिर है वितरण, साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, श्रम को मजदूरी का निर्धारण है, पूंजी को ब्याज है, भूमि को लगान है, उद्यमी को लाभ है, ये साधनों की कीमतों का जो निर्धारण, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो इन साधनों में होता है। तो इसमें भी यही देखा जाता है कि उनकी सीमांत उत्पादकता कितनी है और उनको पारिश्रमिक कितना दिया जा रहा है। फिर है सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस में हम देखें एक अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, इसी पर बेस्ड है कि गवर्नमेंट जैसे टैक्स इंपोज करती है तो लोगों को कष्ट होता है, त्याग करना पड़ता है, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करती है लोगों पर तो लोगों को आनंद आता है, उपयोगिता प्राप्त होती है। तो एक तरफ जब टैक्स देते हैं तो त्याग होता है और जब गवर्नमेंट उन पर वापस खर्च करती है तो उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो जाए तब तक गवर्नमेंट इस प्रकार से कर लगाना और व्यय करने का कार्य करती है और इसके लिए भी यही सिद्धांत है, वो आधार है। इस प्रकार करने से ही अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। अब हम बात करें इस नियम की सीमाएं या कमियां क्या हैं। कमियां जो है वो मान्यताएं जितनी हैं उनसे ही हमको कमियां लेनी है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था किसी भी नियम की कमियां बतानी है तो उनकी मान्यताओं को ले लो, मान्यताओं से ही कमियां बनेंगी। जैसे हमने लिया उपयोगिता मापनीय है, मापनीय नहीं है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो उपयोगिता का मापन नहीं हो सकता। हमने कहा उपभोक्ता विवेकशील होता है,
नहीं होता है। आजकल के फैशन के दौर में कोई विवेकशीलता नहीं होती है, दिखावट प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ विवेकशीलता की कल्पना करना बेकार बात हो जाएगी। फिर है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, स्थिर मुद्रा का ही मूल्य बदलता रहता है, कीमतें भी बदलती रहती हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। रुचि, पसंद, फैशन ये बदलते हैं और विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता असंबद्ध होती है, ऐसा माना था। वस्तुएं स्वतंत्र है, एक की सीमांत उपयोगिता दूसरी को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? करती हैं, इसलिए ये भी मान्यता गलत है। एक टॉपिक रह गया था पिछले वीडियो में, जो यहाँ मैंने समझा, जल हीरा विरोधाभास, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, पानी और हीरा इनका विरोधाभास। विरोधाभास दिया एडम स्मिथ ने। ये प्रश्न पीएससी में भी पहले आया था। ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया, लेकिन जेवंस ने इसका विश्लेषण किया कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता TU एंड MU के माध्यम से इन्होंने इसको समझाया। जल जो है, पानी, पहले तो ये विरोधाभास क्या है ये बात कर लेते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हुए भी बहुत सस्ता है, और हीरा हमारे जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं है लेकिन बहुत महंगा है। यही विरोधाभास है। लेकिन क्यों? देखिए, जल की कुल उपयोगिता अधिक है, TU अधिक है, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन MU कम है, उपलब्धता भी ज्यादा है, और उसकी MU कम है मतलब अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा पानी के गिलास के लिए मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं हूं। MU कम है इसलिए सस्ता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता से ही कीमत का निर्धारण होता है। जितनी उपयोगिता होगी उतना ही मैं उसको पेमेंट करने के लिए तैयार होऊंगा। और हीरा, इसकी कुल उपयोगिता तो कम है, कोई हमारे जीवन के लिए हीरा नहीं हो तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसी कोई बात होती नहीं है, हमारे जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी MU अधिक है, मतलब एक अतिरिक्त इकाई के लिए हमको पहले से ज्यादा कीमत देनी है, इसलिए MU अधिक होने से हीरा महंगा है। ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ये दो शब्द और काम में ले लेते हैं। TU के लिए हम प्रयोजन मूल्य या उपयोगिता मूल्य ले सकते हैं, MU के लिए हम विनिमय मूल्य ले सकते हैं कि पानी का विनिमय मूल्य कम होने से वो सस्ता है और हीरे का विनिमय मूल्य अधिक होने से वह महंगा है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा हुआ। अब हम अगला हमारा जो वीडियो आएगा, ए सीरीज में ही सेकेंड चैप्टर आएगा, A2 सीरीज होगी, और उसमें हम लेंगे उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण, जिसको हम तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण कहते हैं। उससे रिलेटेड जितना भी मैटर है वो हमारा A2 सीरीज में आएगा। थैंक यू।